हाल में ही अंबेडकर जयंती गई है और बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है। इन दोनों दिनों को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अंबेडकर का जीवन समझने को मिलेगा, जहां उन्होंने सामाजिक क्रांति की शुरुआत और अंत समय में बुद्ध के पथ पर चल पड़े। और अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको एक अलग ही लेवल का सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। मगर इस हुरदंग में जो एक चीज मिसिंग रहती है वो है अंबेडकर का विजन। उनका विजन था एडुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। इसी विजन से प्रेरणा लेते हुए इस वीडियो में हम अंबेडकर जी के 3 ऐसी बातें बताएंगे जिसे जान के आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं भारत एंड बॉर्डर्स। अंबेडकर अपने जीवन काल में 2 इलेक्शंस लड़े और दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1952 में जहां वो नॉर्दर्न बॉम्बे से लड़े और 1954 में एक दलित बहुल इलाका भंडारा के बाय इलेक्शंस में खड़े हुए। दोनों ही इलेक्शंस में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन क्या आपको मालूम है उनके हार के पीछे किसका हाथ था? उस समय की सबसे बड़ी पार्टी और उस बड़ी पार्टी के सबसे गद्दावर नेता जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, अंबेडकर जी को हराने के लिए नेहरू जी ने 2 बार उनके अगेंस्ट कैंपेन करने उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए। और यही नहीं, उन्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए एक दूध बेचने वाले एनएस कजरोलकर को उनके अगेंस्ट खड़ा किया। और रिजल्ट ये रहा कि अंबेडकर जी 15,000 वोटों से हार गए। और क्या आपको मालूम है, जो कांग्रेस आज बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का इल्जाम लगाती है, वही इल्जाम अंबेडकर जी ने कांग्रेस के ऊपर लगाए थे। और इस इल्जाम का सपोर्ट किया था उस समय के गद्दावर नेता जेपी नारायण ने। और क्या आपको मालूम है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो आज के समय अंबेडकर जी के याद में जय भीम के नारे लगाती है, उसने भी उस समय उन्हें हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। श्रीपद अमृत दांगे जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक गद्दावर नेता थे, उन्होंने भी कांग्रेस के साथ मिलकर उनके खिलाफ कैंपेन किया था और यहां तक कि उन्हें एक ट्रेटर तक कहा था। और इससे भी जब उनका मन नहीं भरा था तो उन्होंने अंबेडकर जी के खिलाफ डिफेमिंग पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। दूसरी बात जो आप सबको हैरान कर देगी वो है अंबेडकर जी की किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। आज के समय जो लोग जय भीम और जय मीम के नारे लगाते हैं, मुझे नहीं लगता उन्होंने अंबेडकर जी के थॉट्स को पढ़ा है इस्लाम और पार्टीशन को लेकर। पार्टीशन के समय अंबेडकर कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन में बिलीव करते थे। उनके अनुसार जो हिंदूज और नॉन मुस्लिम हैं वो इंडिया में रहें और जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान चले जाएं। इसके पीछे का उनका तर्क ये था कि जो मुस्लिम का ब्रदरहुड है वो सिर्फ मुस्लिम्स के अंदर रहता है और बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो उनके लिए सेकंड क्लास सिटीजन या काफिर है। जिसका एग्जाम्पल हमने जोगेंद्र नाथ मंडल के केस में भी देखा। जोगेंद्र नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, उन्हें रातों रात पाकिस्तान छोड़ के भारत आना पड़ा। उन्होंने भारत आकर बताया कि जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान में रह रही हैं उनका हाल सेकंड क्लास सिटीजन से भी घटिया है। अंबेडकर जी ने यहां तक कहा था कि एक ट्रू मुस्लिम कभी भी एक ट्रू इंडियन नहीं बन सकता। और इसके पीछे उन्होंने जो रीजनिंग दी थी वो मैं कोट करना चाहूंगा। द सेकंड डिफेक्ट ऑफ इस्लाम इज दैट इट इज अ सिस्टम ऑफ सोशल सेल्फ गवर्नमेंट and is incompatible with local self-government because the alliance of a Muslim does not rest with his domicile in the country which is his, but on the faith to which he belongs. To Muslim, ibi bene ibi patria, where it is well with me, there is my country, is unthinkable. Where there is rule of Islam, there is his own country. In other words, Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin. इस पूरे वाक्य में अंबेडकर जी ने दारुल हरब और दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। जहां दारुल हरब जहां मुस्लिमों का रूल नहीं है और दारुल इस्लाम जहां मुस्लिमों का रूल है। अंबेडकर ने साफ तौर पे कहा कि एक मुसलमान अपना राष्ट्र अपने जन्म से नहीं अपने धर्म से मानता है। और इसीलिए अंबेडकर ने कहा कि एक मुसलमान भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मान सकता। और ये बात भले ही उस समय के परिप्रेक्ष्य में कही गई हो, मगर इसका इम्पैक्ट आज भी देखने को मिलता है। जिस तरीके से यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन मुस्लिम्स का ईरान प्रेम देखने को मिला, ये बात सच लगती है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम ईरानी हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में जो सो कॉल्ड अंबेडकरवादी लोग हैं वो आरएसएस को क्रिटिसाइज करते नहीं थकते। लेकिन जब उन्हें अंबेडकर और आरएसएस के रिलेशन के बारे में पता चलेगा तो उनके होश उड़ जाएंगे। दत्तोपंत टेंगड़ी जो आरएसएस के प्रचारक थे और 1954 के भंडारा इलेक्शंस में अंबेडकर जी के इलेक्शन एजेंट भी, उन्होंने अपनी किताब डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा में उन्होंने अंबेडकर और आरएसएस के रिलेशन के ऊपर बहुत विस्तार में लिखा है।
यही नहीं, अंबेडकर जी 1939 और 1940 में पुणे और खरड़ की आरएसएस शाखा में गए थे। उन्होंने वहां पे अनटचेबिलिटी जैसी इविल प्रैक्टिस को खत्म होते हुए देखा, जहां उन्होंने देखा कि स्वयंसेवक साथ में खाना खा रहे हैं और साथ ही एक ही डॉर्मेटरी में रह भी रहे हैं। और 1940 के विजिट के दौरान अंबेडकर जी ने स्वयंसेवकों को एड्रेस भी किया। मराठी न्यूज़पेपर केसरी के अनुसार उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एफिनिटी दिखाई और साथ ही 1949 में आरएसएस के ऊपर से बैन हटाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद अंबेडकर वो दूसरे बड़े नेता बने थे जिन्होंने आरएसएस की सहायता की थी। तो अगली बार जब भी आप जय भीम बोलो तो एक बार अपने आप से जरूर पूछना कि क्या अंबेडकर को आप सही में समझ रहे हो या फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन्हें यूज कर रहे हो। जय भीम, जय भारत।